सभी का स्वागत है इस जानकारी की गहराई में। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ सामग्री है। तो मकसद यही है कि क्लाउड के जो मुख्य पहलू हैं, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या रूप हैं, और फिर स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब क्या है। हाँ बिल्कुल। और कोशिश ये भी रहेगी कि सिर्फ परिभाषाएं ना हो, मतलब उन स्रोतों से कुछ ऐसी बातें निकालें जो जो वाकई सोचने लायक हों या जिनका जानना ज़रूरी है आज के टाइम में। क्लाउड अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है ना। हाँ, सही कहा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या? मतलब आसान शब्दों में। हम्म आसान शब्दों में कहें तो इंटरनेट के जरिए कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज हैं उनको यूज़ करना। जैसे सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सब इंटरनेट पर उपलब्ध होना। अच्छा, मतलब आपको खुद से भारी भरकम मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप बस ज़रूरत के हिसाब से जैसे रेंट पर लेते हैं वैसे ले सकते हैं। और यहीं से इसके फायदे भी शुरू होते हैं। पहला तो सुना है स्केलेबिलिटी, जी यानी ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी कंप्यूटिंग पावर, क्षमता उसको तुरंत बढ़ा या घटा सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ गया तो आप ज़्यादा सर्वर ले सकते हैं, ट्रैफिक कम हुआ तो कम कर सकते हैं। वो बिजली वाला उदाहरण सही है, जैसे एसी का यूज़। हाँ, और दूसरा बड़ा फायदा है लागत, है ना, कॉस्ट। खासकर वो शुरू का खर्चा बच जाता है। हाँ, ये बहुत बहुत अहम पॉइंट है। देखो पहले क्या होता था, आपको सर्वर खरीदने पड़ते थे, फिर उन्हें रखने की जगह, बिजली का बिल, कूलिंग, मेंटेनेंस, ये सब आपका हेडेक था। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब शुरू में बड़ी लागत। अच्छा। क्लाउड में ये सब जिम्मेदारी प्रोवाइडर की हो जाती है। आप सिर्फ उतना पैसा देते हैं जितना आप इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो शुरुआती निवेश बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। और विश्वसनीयता भी बढ़ जाती है शायद। बिल्कुल। अगर एक डेटा सेंटर में कोई दिक्कत आ भी जाए तो अक्सर दूसरे लोकेशन से आपकी सर्विस चलती रहती है, डाउन टाइम का चांस कम होता है। ठीक है, अब आते हैं सर्विस मॉडल्स पर। ये IaaS, PaaS, SaaS, ये क्या चीज़ें हैं? वो घर वाला उदाहरण काफ़ी चलता है। हाँ, वो समझने में मदद करता है। IaaS से शुरू करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये समझ लीजिए आपने सिर्फ जमीन किराए पर ली है। ओके। मतलब आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल गए, वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क। अब इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, एप्लीकेशन चलाना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जैसे AWS का EC2 या अज़ूर की वर्चुअल मशीनें। ठीक है, और PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। PS में आपको जमीन के साथ साथ समझ लीजिए घर का ढांचा भी बना बनाया मिल गया। अच्छा। मतलब एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप सीधे अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं, चला सकते हैं। आपको नीचे के सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे हेरोकू है या गूगल ऐप इंजन। और आखिर में SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तो शायद सबसे कॉमन है। हाँ, ये तो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल तैयार फर्निश्ड घर किराए पे लेने जैसा है। आपको सीधा बना बनाया सॉफ्टवेयर मिलता है इंटरनेट पर, बस लॉगिन करो और यूज करो। जैसे जीमेल है, सेल्सफोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट 365 है। तो मतलब जैसे जैसे हम IaaS से SaaS की तरफ जाते हैं, हमारा कंट्रोल कम होता जाता है, हाँ पर सुविधा बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही। IaaS में आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलता है, लेकिन मैनेज भी आपको ही ज्यादा करना पड़ता है। SaaS में सबसे कम कंट्रोल लेकिन सबसे ज्यादा आसानी। PaaS कहीं बीच में है। तो चुनाव इस पर डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी टीम के पास कितनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है। और ये सर्विसेज कहाँ होस्टेड हैं, उसके आधार पर भी कुछ मॉडल होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट। हाँ, वो डिप्लॉयमेंट मॉडल कहलाते हैं। पब्लिक क्लाउड मतलब AWS, अज़ूर, गूगल क्लाउड जैसे प्रोवाइडर्स जो सबको सर्विस देते हैं। प्राइवेट क्लाउड मतलब कोई कंपनी अपना खुद का क्लाउड बनाती है, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। और हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्स, कुछ पब्लिक पर, कुछ प्राइवेट पर। ठीक है, और अब एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट, वर्चुअलाइजेशन। ये क्या है? वर्चुअलाइजेशन वो टेक्नोलॉजी है जिससे क्लाउड काफी हद तक पॉसिबल हुआ है। इसका बेसिक आइडिया है एक ही फिजिकल कंप्यूटर हार्डवेयर को लेकर उसे सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसे बांटना कि वो एक साथ कई सारे अलग अलग कंप्यूटर की तरह काम कर सके। अच्छा, मतलब एक मशीन से कई मशीनें बनाना। हाँ, वर्चुअल मशीनें।
इससे होता क्या है कि आपके हार्डवेयर का इस्तेमाल बहुत एफिशिएंट हो जाता है। वो जो उदाहरण था ना नोट्स में कि एक कंपनी को 4 अलग सर्वर चाहिए थे। हाँ, याद है। ग्राहक डेटा, वेबसाइट, पेरोल, मार्केटिंग सबके लिए अलग अलग जरूरतें थी। बिल्कुल। किसी को स्टोरेज ज्यादा चाहिए, किसी को रैम, किसी को खास ओएस। वर्चुअलाइजेशन से वो एक या दो पावरफुल फिजिकल सर्वर पर ही ये चारों काम चला सकते हैं, अलग अलग वर्चुअल मशीन बनाकर। ये करता कैसे है? कोई खास सॉफ्टवेयर होता है? हाँ, उसे कहते हैं हाइपरवाइजर। ये एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो फिजिकल हार्डवेयर और वर्चुअल मशीनों के बीच बैठता है, और यही हार्डवेयर रिसोर्सेज को वीएम्स में बांटता है और मैनेज करता है। वीएम्स तो समझ लीजिए पूरे कंप्यूटर की नकल होती हैं, अपना ओएस वगैरह सब लेकर। पर आजकल एक और चीज बहुत चल रही है, कंटेनर्स। कंटेनर्स, वो वीएम्स से अलग कैसे हैं? कंटेनर थोड़े हल्के होते हैं। वीएम्स में हर वीएम का अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंटेनर जो होस्ट मशीन है, उसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर मतलब कर्नल शेयर कर लेते हैं। उन्हें अपना पूरा ओएस नहीं चाहिए, इसलिए वो जल्दी स्टार्ट होते हैं, कम जगह लेते हैं। अच्छा, डॉकर और कुबरनेट्स का नाम सुना होगा, वो इसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं। और देखा जाए तो वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन ही IaaS की नींव है। हाँ। इन्हीं से वो वर्चुअल सर्वर बनते हैं जो हमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्लाउड की कुछ कमियां या चुनौतियां भी तो होंगी। ऐसा तो नहीं है कि सब परफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहली और सबसे साफ है इंटरनेट पर निर्भरता। हाँ, ये तो है। इंटरनेट नहीं तो क्लाउड सर्विस नहीं। बिल्कुल। और कभी-कभी प्रोवाइडर के एंड पर भी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसे हम डाउन टाइम कहते हैं। इसके अलावा दो और बड़ी चिंताएं हैं जिन पर बात होनी चाहिए। एक है वेंडर लॉक-इन। वेंडर लॉक-इन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज, खासकर उनकी जो यूनिक सर्विसेज हैं, उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, तो बाद में अगर आप चाहें कि किसी दूसरे प्रोवाइडर पर शिफ्ट हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल और महंगा पड़ सकता है। हाँ। आप एक तरह से उसी वेंडर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बंध जाते हैं। समझ गया। और दूसरी चिंता शायद सिक्योरिटी। हाँ, सुरक्षा हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है। आपका डेटा प्रोवाइडर के पास है, तो डेटा ब्रीच का खतरा, मतलब डेटा चोरी होने का डर, या अगर आपकी APIs ठीक से सिक्योर नहीं है तो उनके जरिए कोई घुसपैठ कर सकता है। तो इसका हल क्या है? देखिए, प्रोवाइडर अपनी तरफ से काफी सिक्योरिटी लगाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी यूजर की भी बहुत होती है। अपनी कॉन्फ़िगरेशन सही रखना, डेटा को एन्क्रिप्ट करके रखना, एक्सेस कंट्रोल ठीक से मैनेज करना, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा स्टोरेज और नेटवर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 2 में स्टोरेज के 3 टाइप बताए हैं, ऑब्जेक्ट, ब्लॉक और फाइल। हाँ, ये 3 मुख्य तरीके हैं क्लाउड में डेटा स्टोर करने के। ऑब्जेक्ट स्टोरेज आजकल बहुत पॉपुलर है, खासकर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, जैसे आपकी तस्वीरें, वीडियो, वेबसाइट की फाइल्स, बैकअप, लॉग्स। इसमें डेटा को ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर करते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक यूनिक ID होता है और साथ में मेटा डेटा होता है। ये बहुत ज़्यादा स्केल कर सकता है। AWS का S3 या गूगल क्लाउड स्टोरेज इसके बड़े उदाहरण हैं। और ब्लॉक स्टोरेज? ब्लॉक स्टोरेज ज्यादातर वैसे ही काम करता है जैसे आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव। डेटा को फिक्स साइज के ब्लॉक्स में स्टोर किया जाता है। ये तब यूज होता है जब आपको बहुत तेज परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे डेटाबेस चलाने के लिए या वर्चुअल मशीन की डिस्क के लिए। AWS का EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, इसका उदाहरण है। इसे सीधे सर्वर से अटैच करना पड़ता है। ओके। और फाइल स्टोरेज? फाइल स्टोरेज वो है जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर में या ऑफिस के नेटवर्क ड्राइव पर होता है। डेटा फाइल्स और फोल्डर्स के एक हायरार्की में ऑर्गेनाइज होता है। ये तब काम आता है जब कई लोगों या कई सर्वरों को एक साथ फाइलों को एक्सेस और शेयर करना हो, जैसे AWS का EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो तीनों के यूज केस और परफॉर्मेंस प्रोफाइल